चलो बेटा, लास्ट इसमें हो गया था आपका कंप्लीट। कहाँ तक कर लिया था? फैक्टर्स जो वेलोसिटी अफेक्टिंग क्या वेलोसिटी, वे वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट हमारे जो फैक्टर्स थे वो चीज़ आपकी डिस्कस हो गए थे। ठीक है, हो गया था ना? चलो ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें समझ लीजिए, लिखने की वो नहीं है। ठीक, एक टाइम आता है बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक, तो कंडीशन क्या बनता है जब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, तो उस कंडीशन में वहां पे डिफरेंट क्या गिर रहा है बेटा? ठीक, डिफरेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कोई भी वेव है अगर वो प्रोपोगेट हो रहा है किसी मीडियम में, ठीक, और वो क्या है मीडियम जो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, तो उस केस में जब हम लोग इक्वेशन जैसे ग्राफ साइन का बनाया गया था ना, तो ग्राफ बनाते हैं, तो उस केस में अगर इक्वेशंस या किसी पोजीशन पे अगर उसका डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी एसएचएम में। एसएचएम में बेसिकली आपने पढ़ा था y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रेसिव वेव के टर्म उसे पढ़ते हैं तो y इक्वल टू पढ़ लेते बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और प्लस माइनस फाई नॉट। फाई नॉट इनिशियल फेज ले लेंगे बेटा, के एक्स मतलब जो उसकी एक्स जो होगी उसकी पोजीशन होगी, और के को प्रोग्रेशन कांस्टेंट हम लोग कह लेते हैं। क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन या प्रोपगेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में उसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते, तो 60 में क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी का और नहीं कोई वो है। तो हेडिंग कर लीजिए बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हेडिंग करेंगे प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव लिखिएगा, दो लाइन लिख लो बेटा। इफ ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ a progressive wave, during propagation of a progressive wave, the particle of the medium, if during propagation of a progressive wave the particle of the medium perform SHM, particle of the medium performs SHM about their mean position, perform SHM about their mean position, then the wave is known as harmonic progressive wave. Then the wave is known as harmonic progressive wave. Wave is known as harmonic progressive wave. Known as harmonic progressive wave. हो गया? तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा हार्मोनिक क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। और अगर हमने इसको क्या एसएचएम कर रहा है तो उस केस में जब हम लोग बेटा वेव क्या फॉर्म दिखाया गया था, ठीक, तो आपने साइन का जब बनाया था बेटा एसएचएम में, तो इस तरह से आपको ग्राफ मिला था, याद आ रहा है कुछ? ठीक, तो ये कंडीशन आपकी होती थी, ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता था उसी को आप एम्पलीट्यूड कह लेते थे। क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कह लिया था, या टॉट टू टॉट डिस्टेंस को आपने क्या कह लिया था? वेवलेंथ कह लिया था, लैम्डा कह लिया था।
ये जो पीक वैल्यू होता था इसे को आप एम्पलीट्यूड कह लेते थे, स्मॉल चाहे कैपिटल जो भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसे आपने क्या कह लेते हैं, एम्पलीट्यूड कह लिया था। किसी अदर पोजीशन पे लेते थे उसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे, अदर पोजीशन पे इसे एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते बेटा, इसे क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। उसे क्या बोलते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो टाइम के साथ जैसे जैसे वेरिएशन है, पार्टिकल जैसे जैसे वेरी कर रही है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट में हो कहीं भी हो, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया बेटा, इसे वेवलेंथ कह लिया। अगर यहां से मान लो हम राइट ही ले लेते हैं, गड़बड़ हो गया यार, इसे आपने कह लिया एम्पलीट्यूड कैपिटल स्मॉल ए। मान लो किसी इंस्टेंट पे कोई बेटा इंस्टेंट हम लोग ले रहे हैं, सपोज दैट इस समय इस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स है, ठीक। इस समय ये जो आपकी होगी इससे मेन पोजीशन, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते थे बेटा, एम्पलीट्यूड कहते थे। अगर ये पार्टिकल जो है, जो भी वेव है, v वेलोसिटी से आपको इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, वेलोसिटी जो आपका प्रोपोगेशन क्या है वो v है, तो उस केस में किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन निकालते हैं, सिंपल ऐसे हमने पढ़ा था y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी हम लोग पढ़ते थे, ठीक। यहाँ पे अगर वर्जिन से चल रहा है तब तो क्या होगा, इनिशियल आपका जो फेज भी जीरो आप ले रहे हैं, अगर वर्जिन से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल फेज भी ले लेंगे जीरो और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन बेटा अगर पार्टिकल किसी अदर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में फेज भी मिलेगा और वहां पे इनिशियल पोजीशन भी आपको मिलता है। तो जो जनरल फार्मूला लिखते हैं हम लोग उसमें टोटल इंक्लूड किया जाता है। अब जैसा रहेगा सिचुएशन उससे अकॉर्डिंग जो चीजें क्वांटिटी नहीं रहेंगी उसे हम लोग वहां से निगलेक्ट कर लेते हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखा है बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा, if a plane simple harmonic wave, if a plane simple harmonic wave travels from the origin along the positive direction of x-axis, along the travel from the origin along the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis from left to right, from left to right, from left to right, हो गया। फ्रॉम क्या लिखा बेटा, लेफ्ट टू राइट एज सोन, ऐसे लिख लो, बना लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिखा दो बेटा। ओके बेटा, देखिए याद रखेंगे, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा पार्टिकल, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो रिलेशन जो हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वही लिखेंगे। बट अगर बेटा ओरिजिन से नहीं है तो उससे अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन होगा जनरल हम लोग लिखते हैं, तो लिखिएगा, लिखिए बेटा, नीचे लिखना, द जनरल इक्वेशंस ऑफ, बन गया देखो, द जनरल इक्वेशंस ऑफ plane progressive wave, general equations of plane progressive wave with initial phase, अगर initial phase आपको given है तो बेटा, ठीक, with initial phase देखिएगा, y इक्वल टू इनिशियल फेज y इक्वल टू ए साइन, हम लोग पढ़ते थे अगर वर्जिन से होता तब तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फेज भी है, अगर फेज है तो पोजीशन भी कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और प्लस माइनस, मान लो इनिशियल फेज फाई नॉट है बेटा, ये प्लस माइनस है, तो ये बेसिक जो जनरल रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट।
फाइनाइट इनिशियल फेज है बेटा, यक्स उसकी पोजीशन है और के प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो वही लिख लेंगे वेर फाइनाइट, इसे बोलेंगे इनिशियल क्या फेज। अगर वर्जिन से तो इनिशियल फेज आपका 0 हो जाएगा बेटा। इनिशियल फेज के को कहा जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। यक्स क्या होगा जी, यहाँ पे यक्स क्या होगा, यक्स व्हाट इज यक्स, उस इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन जो होगी, मतलब जिस इंस्टेंट पे आप जिस टाइम टी पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं उस समय उसकी पोजीशन क्या है पार्टिकल का, वो इंडिकेट करेगा। अगर x की वैल्यू 0 है इसका मतलब पार्टिकल उस इंस्टेंट पे कहाँ पे होगा, वर्जिन पे होगा। अगर इनिशियली x मान लो हमने यहाँ से लिया, ये वर्जिन पे लिया, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 होगी। बट अगर पार्टिकल हमारा यहाँ से कहीं से ले रहे हो तो उस केस में उस यहाँ से अगर मेजरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उस टाइम t पे आपका ये पोजीशन आपका x रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे, तो लिख लीजिए x क्या कहलाएगा बेटा, पोजीशन। x क्या कहलाएंगे, पोजीशन एट गिवन टाइम, पोजीशन। ठीक, तो ये पोजीशन उस पार्टिकल का होता है जिस इंस्टेंट पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके बेस पे। ठीक, ओमेगा एंगुलर क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, या उसी को एंगुलर वेलोसिटी कह लेते हैं। फिलहाल यहाँ टर्म हम लोग जो यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला जाता है, क्योंकि उसी टर्म में आपको दिया भी जाता है। ठीक, ये तो हो गया पोजीशन। इस तरह से हम लोग बेटा क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी वहां से डिनोशन हो जाता है। ठीक, हाँ वाई डिस्प्लेसमेंट है बेटा। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग मॉडिफाई करके अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनके बेस पे आपका न्यूमेरिकल यूज होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चंस को अलग अलग टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक हाँ ये एम्पलीट्यूड है, लिख दें वाई डिस्प्लेसमेंट ए एम्पलीट्यूड, और कुछ बचा जी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नॉट फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलिए अब जो प्रोग्रेसिव वेव होते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में हम लोग बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा प्रोग्रेसिव वेव functions can be represented in different forms, can be represented in different forms. In different forms बोलते लिख लेंगे y इक्वल टू, लिखिएगा y इक्वल टू a साइन, देखो पहला ही y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। एक रिलेशन में लिख लिया जब इनिशियल फेज की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या हो गया, के एक्स। अब यह सिंपली अगर आप लेंगे उस डायरेक्शन में अपोजिट में है तो माइनस, साइड पॉजिटिव में है तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। दूसरा कंडीशन बेटा, जो k की वैल्यू होती है ना वो 2 पाई अपान लेमडा के बराबर होता है। जो प्रोग्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 2 पाई अपान क्या होता है, लेमडा के बराबर होता है। तो इसी को अगर हम लोग 2 पाई अपान लेमडा के टर्म में लेंगे, 2 पाई अपान क्या ले लेंगे आप, लेमडा के टर्म में लेंगे, तो कंडीशन क्या होता है, वहां पे जहां पे k लिखा है वहीं पे लिख लेंगे 2 पाई अपान कितना, लेमडा लिख लेंगे। और अगर इनिशियल फेज हमारा लेफ्ट से है, वर्जिन से बाएं से है, तो साइन आप नेगेटिव ले लेंगे, दाएं से होगा तो क्या ले लेंगे आप, पॉजिटिव ले लेंगे। तो जैसा रहेगा वो चीजें आप वहां से कन्वर्ट कर लीजिएगा, उतना आपका जैसा गिवन होगा उसके बेस पे कन्वर्ट करिएगा। तो नीचे लिखिएगा r करके, r y इक्वल टू हो जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कितना, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये ओमेगा टी है बेटा।
2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो के की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 पाई बाई लेमडा ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों में अगर 2 पाई को कॉमन कर लिया जाए, क्या कहते हैं बेटा, 2 पाई को कॉमन कर दिया जाए तो उस कंडीशन में एक दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, तीसरा थर्ड या सेकंड जो भी बना लीजिए, जो बन रहा हो। देखिए y इक्वल टू, इसमें भी न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, y इक्वल टू लिखिएगा a साइन 2 पाई, a साइन 2 पाई ब्रैकेट में y इक्वल टू a साइन 2 पाई। हमने 2 पाई को कॉमन कर लिया, स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस x बाई लेमडा। देखो ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई अपान t, तो 2 पाई से कॉमन हो गया बेटा, तो स्मॉल t अपान कैपिटल T बच गया, और यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो गया तो x बाई क्या बन गया, लेमडा बच गया, ठीक। एक ही साइन में कर ले, चलिए ज्यादातर फिलहाल माइनस के टर्म में देते, फिलहाल जैसा भी रहेगा आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, प्लस माइनस दोनों लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, समझ जाएंगे ना, जैसा रहेगा वो आपको साइन कंसीडर करना होगा, आपका काम होगा, ठीक। तो ये केस होगा। अब इसे अगर हम लोग बेटा कन्वर्ट करना चाहे, 2 पाई अपान टी कॉमन करना चाहें तो क्या आएगा बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2 पाई अपान टी कॉमन करना हो तो क्या लिखोगे, इधर स्मॉल टी ऊपर हो जाएगा प्लस x इंटू कैपिटल T अपान लेमडा, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी से डिवाइड, जो डिवाइड करेंगे वो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई वाला बच जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगला लिख लीजिएगा आर करके, अगला पॉइंट y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपान लेमडा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपान लेमडा कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई अपान लेमडा कॉमन हो जाएगा तो इस ब्रैकेट में आएगा स्मॉल t, अच्छा नहीं एक मिनट हो गया, 2 पाई अपान लेमडा ले रहे हो ना, तो 2 पाई अपान अगर लेमडा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई हुआ टाइम से डिवाइड बेटा vt हो जाएगा बेटा, vt माइनस x, y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपान, हम t वाला भी लिख ही देते हैं कि कर लेंगे उतना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा देखो लेमडा कॉमन ले रहे हैं तो लेमडा से मल्टीप्लाई किया, लेमडा से डिवाइड, और लेमडा बाई टी जो होता है वो वेलोसिटी हो जाएगी, vt प्लस माइनस क्या x हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा ब्रैकेट में vt प्लस माइनस x, a साइन 2 पाई बाई लेमडा vt प्लस माइनस x हो जाएगा। मोस्टली आप माइनस साइन ले लेते हैं, नहीं बेटा, जैसे यहां से हमें क्या था t अपान टी था ना, हमने क्या किया लेमडा से मल्टीप्लाई किया और लेमडा से डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिखा t इंटू लेमडा अपान क्या कैपिटल T इंटू लेमडा, ये इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको क्या हुआ, इसमें से लेमडा तो कॉमन कर लिया, ये वाला लेमडा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 1 अपान लेमडा कॉमन करोगे तो t लेमडा इंटू टी अपान कैपिटल T, और वेवलेंथ अपान टाइम पीरियड, ये हो जाएगा वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ अपान टाइम पीरियड, उसी को हम लोग क्या कह लेंगे वेव वेलोसिटी, तो वहां पे v लिख लिया उसकी को, ठीक हो जाएगा। तो वेवलेंथ अपान टाइम पीरियड जो आपका होगा वो उसकी वेव की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अलग अलग इक्वेशन होता है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा, ये सब रेडीमेड हैं, बेसिक फार्मूला वही है, ठीक, तो उसी से सारी चीजें मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं, तो जो क्वेश्चन जिसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसकी वैल्यू पुट करके आप निकाल लेते हैं। दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट बेटा हेडिंग करिएगा पार्टिकल वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, देखना the rate of change of displacement y, the rate of change of displacement y with respect to t, the rate of change of displacement y with respect to t is known as particle velocity, rate of change of displacement y with respect to t is known as particle velocity, is known as particle velocity, known as particle velocity, तो rate of change of displacement, ठीक,
विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, टी इज नोन एज पार्टिकल वेलोसिटी। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फार्मूला पढ़ रहा था, बेटा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स या प्लस माइनस के एक्स कह सकते हो। अगर उसे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा कास ओमेगा टी। तो जो टाइम का वो क्या है, मल्टीप्लायर है, वो हमारा पहले आ जाएगा और साइन वाला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कास में। तो वहां पे लिखिएगा, तो नीचे लिखिएगा क्या लिखा है बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी नोन एज पार्टिकल वेलोसिटी। तो नीचे लिखिएगा सिंस y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो v की वैल्यू होगी बेटा dy अपान कितना, dt। तो यहां से जब निकालेंगे तो a sin ये होगा ओमेगा, a ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स, ठीक। ये हमारा जब वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो यहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते क्या होगा। और मैक्सिमम जो वेलोसिटी आपकी होती है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी जब कास ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू 1 होगी, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो ए ओमेगा के क्या होगा, इक्वल हो जाता है। तो नीचे लिख लीजिएगा, तो v की वैल्यू आ गई बेटा ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिख लिया। तो v का फार्मूला फाइनली मिल गया ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v मैक्स की वैल्यू जो होगी बेटा जब इस कंपोनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, कास या साइन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होता है बेटा, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, कास के लिए 0 के लिए, और जब हम साइन लेते हैं तो 90 के लिए। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा के बराबर आ जाएगा। यानी पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी होगी उसे हम लोग ए ओमेगा लिख सकते हैं बेटा। तो नोट कर लीजिएगा। तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं बेटा, क्या होगा कैसे होगा। हो गया। अब कुछ रिलेशंस पे बनाया जाता है क्वेश्चन जो है, आपने पढ़ा होगा फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, किसी को आइडिया है बेटा? अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रहा है, प्रोग्रेसिव वेव, तो उसके इसके फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को कैसे आप रिलेट करते हैं? हाथ उठाइए, अभी एक लोग खाली हाथ उठा रहे हैं। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, बताओगे? हाँ बेटा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। मतलब फेज डिफरेंस जो आपका होता है बेटा वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स से क्या होगा, बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस का 2 पाई बाई लेमडा टाइम आपका फेज डिफरेंस होता है, ठीक। 2 पाई बाई कितना, लेमडा टाइम आपका, ठीक है, क्या होगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी। और अगर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में बात करें तो इसके बारे में, अगर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस को रिलेट किया जाए तो फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, देखो
बैठिए, आया। जैसे वहां पे 2 पाई बाई लेमडा इंटू हम लोग डेल्टा एक्स लेते हैं ना, पाथ डिफरेंस लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं बेटा, तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस है 2 पाई अपॉन टी इंटू टाइम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है से। हाँ, तो सेम कंडीशन उसी टर्म में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टाइम डिफरेंस, ठीक बैठिए। तो ऐसे लिख लो बेटा, एक बार रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूले से यूज है आपका। तो लिखिएगा पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखो अगर दो पार्टिकल है बेटा, ठीक, उनके जो फेजेस हैं, ठीक, किसी इंस्टेंट पे फेजेस अगर φ1 और φ2 हैं, क्या है, φ1 और φ2 हैं, ठीक, और उन पार्टिकल के जो डिस्टेंसेज हैं मीन पोजीशन से x1 और कितना हो x2 हो, तो उस केस में जब हम लोग निकालेंगे बेटा यहाँ पे कितना, पहले वाले पार्टिकल की जो फेज की वैल्यू फाई की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के x1 और दूसरे वाले के φ2 इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x2, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, φ1 माइनस φ2 को हम लोग कह लेंगे क्या, फेज डिफरेंस, और वैल्यू के x2 माइनस x1 के बराबर होता है, और x2 माइनस x1 को ही हम लोग पाथ डिफरेंस कह लेते हैं। तो इसीलिए फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होती है बेटा वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू क्या, पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने लिखा है फेज डिफरेंस एंड पाथ, ये लिखा है ना, तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक। तो जो फेज डिफरेंस होता है बेटा, जो जरूरत उतना ही लिख लीजिए, फेज डिफरेंस डेल्टा पाई की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। इसी को आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली, डेल्टा पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा क्या हो गया, एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशंस होंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक। तो लिख लीजिएगा लेमडा वेवलेंथ होगा, लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ बेटा। नहीं पढ़ पा रहे हो, फेज डिफरेंस डेल्टा पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, फाई फाई, अरे फाई आप मिटा के फिर से लिखें, यहाँ तो इरेज करना भी थोड़ा सा, डेल्टा पाई, डेल्टा पाई, दूसरा लिखिएगा फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, देखो जिस तरह से हम लोगों ने बेटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जब निकाला, तो पाथ मतलब क्या, देखो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने पे 2 कितना लेमडा के बराबर आपका पाथ है, एक टाइम पीरियड में जो पाथ कवर्ड होगा वो लेमडा के क्या होगा, बराबर होगा। तो वहां पे लिखा था हम लोगों ने क्या, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू क्या, कितना, पाथ डिफरेंस की टर्म में हमने लिखा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम पीरियड के टर्म में लिखना है। एक साइकिल पूरा करने बेटा जो आपको टाइम टेकन होता है कैपिटल टी के बराबर होगा, और कैपिटल टी टाइम में अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो 2 पाई रेडियन, मतलब एक तरफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ,
तो उस तरह से हम दिखाते रोटेशन आपका होगा। तो यहाँ जब निकालोगे पाथ डिफरेंस और किसमें, टाइम डिफरेंस में, तो एक टाइम पीरियड में आपका 2 पाई क्या बाई कैपिटल टी इंटू क्या हो गया, जितना आपका वहां पे कितना टाइम डिफरेंस है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके तब निकालते हो। तो लिख लीजिएगा, लिखिए द फेज डिफरेंस, सबकी बार लिखना फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में बेटा। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होगा बेटा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है बेटा, इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस को आप डेल्टा स्मॉल टी कर लीजिए या ठीक। तो ये केस आपका होता है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच को अगर आप रिलेट करेंगे तो वहां से कैसे मिलेगा उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो जाता है। मैथमेटिकली वही नीचे लिख लीजिए उसी चीज को, डेल्टा फाई इक्वल टू कितना 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो ये रिलेशंस आपके होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट आपको क्या होता है क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं या रिलेशन ही पूछ लिया गया है लेकिन पहले अभी इधर नहीं रिपीट हुआ है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक हो जाएगा जी। एक आध क्वेश्चन करा दिए थे तब तो हो जाएगा। अभी फिर कहानी कल की लिखो, घर से कितना करके आया, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। हैं गांव वाले बना कर देते बाबू किताब ना उठाओ, हैं क्यों, अरे बस रहने दीजिए, इसीलिए आपकी खिंचाई ये भी करते जब आप खड़े होते हैं, है ना। आओ आओ, पापा मना किया तो मम्मी मना की, हाँ बता दीजिए। पहले मार खाओ, घर कहीं भाग जाता इतना ज्यादा। सर कहाँ घर जाते हैं, मेरा अटेंडेंस दे दीजिए ना। अरे अटेंडेंस तो हमने देखा है, पैसा दे के लगवाते हैं। अब तो हम आएंगे तेज मारेंगे। क्या क्वेश्चन लगाया ये बताओ सर, जितना क्वेश्चन कही उतना रोज 500 क्वेश्चन लगाओ। कल का आप तो देखेंगे, कल फोटो खींच के भेज दिया। चलो ठीक भैया, लगाओगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक। चलिए देखिए, अरे 500 नहीं, हर सब्जेक्ट का फीस केमिस्ट्री 50 कर लो, बायो 100 कर लो, तभी ठीक। अरे मैथ कर लो यार, तब 25 मैथ का 40 लोगे तो भी चल जाएगा, आप मैथ वाले हो ना, ठीक। बायो वालों कम से कम रोज 100 क्वेश्चन एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम। हाँ करते हैं 10, अभी 10 फिर बच्चे कहते हैं हमको समझ में बायो नहीं आता है ना। अब ये कहेंगे हमको आता ही नहीं है, हाँ? तो ऐसे कहने से थोड़ी सिलेक्शन होगा बेटा। मैं तो चाहे जैसे उसको सीखना पड़ेगा, अपने पढ़ के सीख जाओ, क्लास में आप सीख जाओ, या जैसे भी सीखना है, बिना आए तो होगा नहीं, ठीक। चलिए सुन लीजिए, एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, जब भी कोई वेव बेटा इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, ठीक, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो। जो रिफ्लेक्ट आपका हो रहा है, दूसरा जो क्या हो रहा है आपका रिफ्रैक्ट हो रहा है। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन फेनोमेना हम लोग जैसे राइट में पढ़ते हैं तो हम लोग यूज करेंगे। तो इंसिडेंस आपका हो रहा है वेव का, तो जब इंसिडेंट वेव जो आएगी, जो टकराएगी, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है। लेकिन जो रिफ्रैक्टेड वेव होगी बेटा वो सेकंड मीडियम पे आपका डिपेंड करेगा। आपने स्नेल्स लॉ वहां लाइट में पढ़ा होगा, लाइट में स्नेल्स लॉ आपको पढ़ाया गया होगा रिफ्लेक्शन के लिए। कितने लोग को स्नेल्स लॉ क्या है याद है अभी? स्नेल्स लॉ ने ऐसे बोला नहीं, खड़े हाथ उठाओ हम पूछ लेंगे। स्नेल्स लॉ यार हमें लगता है 9th से ही पढ़ते हो आप, है ना। 9th क्लास से ही आप पढ़ना शुरू करते हो, है या 9th में थोड़ा बहुत, हाँ क्या होता है स्नेल्स लॉ भैया? चलिए वो बोल रहे थे, खड़े हो जाओ, अरे बोल दीजिए जी। स्नेल्स लॉ क्या था?
पूछ रहे हैं, बता रहे हो? हैं? अभी आपने बोल रहे थे, हमने पूछा और आपने बोलना शुरू किया था कुछ। वो तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी आप बता रहे हो। ठीक, तो ठीक, चलिए आप खड़े हो जाओ। दोनों रूममेट तो नहीं हो या आप हैं? कहाँ के हैं? अच्छा, प्रैक्टिस के प्रोडक्ट हैं। चलिए बताइए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता क्या होता है? जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसका बेटा? मतलब सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो एयर के रिस्पेक्ट में बोल लेंगे, अगर कोई और मीडियम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में बोल लेंगे। फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम। ठीक, चलिए तो फिलहाल वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वो चीजें लाइट वगैरह में, तो वो चीज में डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन होगा जैसे वहां पे फॉलो होता तो वैसे ही डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन डिजाइन किया जाता तो। ठीक, अब सुन लीजिए, एक टर्म आता है बेटा बाउंड्री कंडीशन। ऐसे सुनना है, साथ में लिखवा देंगे। एक बाउंड्री कंडीशन आपकी आती है, अगर कोई भी वेव प्रोपोगेट होके इंसिडेंस हो रही है किसी बाउंड्री पे। अब बाउंड्री हमारी दो होती है, एक रिजिड एंड होता है और एक हम लोग फ्री एंड कहते हैं। एक को टर्म देते हैं रिजिड एंड और दूसरे को टर्म देते हैं बेटा फ्री एंड। अगर वेव जो आके इंसिडेंट हो रही है, जब वो रिजिड एंड से जाके क्या, जैसे मान हमने कहीं से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, प्रोपोगेशन हो रहा है वेव का किसी डिस्टेंस से, आके यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो अगर जिससे वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर उसके फेज में 180 यानी पाई का चेंज हो जाए, इसका पाई का चेंज हो जाए, तो उस जहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसे हम बोलेंगे वो रिजिड एंड है, रिजिड सपोर्ट कह लेंगे। और अगर उसके फेज में कोई चेंजेस नहीं होती हैं तो उसे हम लोग फ्री एंड कह लेते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? फ्री एंड। यानी फ्री एंड पे उसके वेव में जो आपका फेज है, फेज में कोई चेंज नहीं होगा, और जब हमारा रिजिड एंड होगा तो फेज कितने का, पाई का चेंज हो जाता है। मतलब जहां क्रेस्ट बनना था वहां टॉट बनेगा, जहां टॉट बनना था वहां क्रेस्ट बनेगा। ठीक, और जब फ्री एंड रहेगा तो जहां जो बनना था वो वही बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद भी। ठीक, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है, कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर जो आपका रिजिड एंड से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके फेज में कितना का, पाई का चेंज हो जाता है। यानी कि जहां पे क्रेस्ट बनेगा वहां पे टॉट बनेगा, और जहां टॉट बनता है वहां पे क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आप सुन लो, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे वेव है बेटा, मान लो ये आपका क्वेश्चन है, अब वेव का प्रोपोगेशन आपका हो रहा है। किसका प्रोपोगेशन हो रहा है? वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। अगर वेव आपके प्रोपोगेट हो रही है, क्या हो रही है? वेव प्रोपोगेट हो रही है। अगर जिससे कनेक्टेड है वो रिजिड है, सपोर्ट जो है जहां से कनेक्ट किया वो रिजिड है। ठीक, मान लो यहाँ से एक रिजिड हमने सपोर्ट लिया और यहां से आपने इसको कनेक्ट किया। अगर ये रिजिड एंड है बेटा, अगर रिजिड एंड है या रिजिड सपोर्ट है, तो जो वेव जाएगा ना, जैसे मान लो ऐसे वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, हम अलग से दिखा दे रहे हैं एक पॉइंट, चलो ऐसा हम दिखाते हैं। मान लो वेव प्रोपोगेट हुआ दिस, तो स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। हमने सपोर्ट ये बना लिया, मान लो रिजिड सपोर्ट है। इसके बाद हमें क्या बनना चाहिए था, अगला क्या आना चाहिए था भाई? अगर ये ऊपर गया तो नेक्स्ट वाला नीचे आएगा ना, क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो उस कंडीशन में नेक्स्ट वाला हमारा टॉट बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? टॉट बनना चाहिए था। रिफ्लेक्ट जो होगा अगर सीधा आपका जाता है और रिफ्लेक्ट होगा तो उसका उल्टा करेंगे, तो वहां पे जो टॉट था वो क्रेस्ट, और क्रेस्ट वाला क्या हो जाता है? टॉट हो जाता है। यानी रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी, जहां पे क्रेस्ट बनता है वहां टॉट बनेगा, जहां टॉट बनता है वहां पे क्रेस्ट बनता है, जब वो रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट बैक होता है तो। ठीक, दूसरा, अब कंडीशन क्या होगा, जैसे अगर फ्री एंड से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो जो बनना था रिफ्लेक्शन के बाद वो रिमेन्स वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसा 60 में लिख लीजिए,
लिखिएगा, ऐसे कर लो, बाउंड्री कंडीशन बना लो, एक पॉइंट बनाओ, बाउंड्री कंडीशन बेटा, BOUNDARY, बाउंड्री कंडीशन। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव पल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव पल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ ए वेव पल्स, रिफ्लेक्शन of a wave pulse from some boundary, depends on the nature of the boundary, depends on the nature of the boundary, nature of the boundary। ठीक, पहला लिखिएगा रिजिड एंड, हो गया, तो 60 में लिख लीजिए, वैसे तो लंबा सा बनता है। अगर कोई भी वेव बेटा रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके जो फेज में चेंजेस आपके आएंगे वो पाई का आएगा, क्या आएगा? पाई। तो लिखिएगा व्हेन ए वेव पल्स कर लो, व्हेन ए वेव पल्स इज रिफ्लेक्टेड from a rigid end, from a क्या लिखा बेटा? rigid end, then ठीक है, हाँ, then the pulse is inverted, या ऐसे कर लो, the pulse is return back by phase, लिखो by change in phase, then pulse is return back by change in phase of pi, that is crest, 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 reflect as thought, crest reflect as thought, TROUGH होता है बेटा, crest reflect as thought and vice versa, कलर पे यूज कर लीजिएगा, and vice versa, and time changes by time, जो टाइम में चेंज होता है, टाइम चेंजेस बाई T/2, ये आधी साइकिल कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक, T/2, एंड पाथ चेंजेस बाई, अगर टाइम में T/2 का चेंज हो रहा है तो पाथ में कितने का चेंज होगा? अगर टाइम में T/2 का चेंज हो रहा है तो पाथ में क्या चेंज होगा बेटा? हाँ, अगर टाइम में T/2 का चेंज हो रहा है तो पाथ में चेंजेस कितने के होंगे? हाँ, अगर टाइम में T/2 का चेंज हो रहा है तो पाथ में चेंजेस कितने के होंगे? बताओगे? अरे यार, पूरे टाइम में लैम्डा डिस्टेंस कवर करता है, अगर टाइम पीरियड टोटल होता है एक टाइम पीरियड में कितना लैम्डा डिस्टेंस तो कवर करेगा, तो जब टाइम पीरियड में चेंज T/2 का हो रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ में होगा कितना λ/2 नहीं हो जाएगा भाई? जैसे वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा ये टोटल टाइम T लगता है और ये डिस्टेंस हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा कह लेते हैं। अगर टाइम आपको आधा टाइम पीरियड में चेंजेस हो रही हैं तो इसका मतलब ये जो आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा वो पाथ में कितने का चेंज होगा? λ/2 का हो जाएगा। तो क्या लिखा बेटा? टाइम चेंजेस बाई T/2 एंड पाथ चेंजेस बाई λ/2।
तो पाथ में जो चेंज होगा वो क्या होगा, λ/2 होगा, पाथ चेंजेस बाई λ/2। ठीक, तो पाथ में जो चेंज होता है बेटा वो λ क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होगा। हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा, सेकंड फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड लिखना, when a babe are pulse, when a babe, फ्रेंड में लिखना बेटा, when a babe are pulse is reflected from a friend, then there is no change of phase, that is crust, crust reflect as crust, and thought reflect as thought, crust reflect as crust and thought reflect as thought, and both time and path changes by 0। जब वैसे ही रहेगा तो ना तो टाइम में चेंज होगा बेटा, ना तो पाथ में चेंज होगा, एंड बोथ टाइम एंड पाथ चेंजेस बाई क्या, 0। तो ना तो बेटा टाइम में चेंज होगा और ना ही क्या होगा आपका पाथ में चेंजेस होते हैं, रिमेंस आपका सेम रहेगा। ठीक, तो ये तो कंडीशन आपका होता है, फ्रेंड से टकरा रहा है तब क्या होगा, रेजिडेंट से टकराएगा तब क्या होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा 9th में, एक टर्म आता है इको। व्हाट इज इको? कितने लोगों ने इको क्या होता है बेटा, कितने लोगों का आइडिया है? इको कितने लोग बताएंगे? हिंदी में प्रतिध्वनि सुना होगा, प्रतिध्वनि, है ना? गब्बर वाली फिल्म देखा? हाँ, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहाँ पे बोलता है वो? पहाड़ियों पे। तो आवाजें क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, उसी को कहते हैं बेटा इको। ठीक, यानी रिफ्लेक्शन, यानी कि हेयरिंग ऑफ सेल्फ साउंड या रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक, बाय ओन इज कॉल्ड क्या, इको। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या इको प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इको तभी बोलेंगे जब हम रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन पाए, बाकी वो रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है बट हमें सुनाई नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सुनाई पड़ा? खड़े हो जाओ भाई, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी श्योर है, हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है बट हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों? आवाज जाने के बाद लोग उसने फ्रीक्वेंसी के साथ आ नहीं पाते। अच्छा, इको होता तो आ जाती है। और कौन बताएगा जी? इको एंड कॉज ऑफ इको। हाँ, यहाँ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा क्यों? बंद कर दे तो होगा। बंद कर बेटा, जंगलों को बंद कर। पहाड़ी तो बंद था क्या? इसीलिए मैंने बोला कि सोच। हाँ, पहाड़ी पे क्या पहाड़ी बंद कर दी गई थी?
तब आपका दुकान से गड़बड़ हो गया, तब आपने कहा बंद होता तब हो जाता। हो जाएगा। और बेटा कोई? अरे अपनी बातों को रखना चाहिए यार, गलत होगा गलत होगा। हाँ, और कोई बोलेगा? देविया, हम लोग घर में खाली बोलते हैं ना, क्यों बताओगे कोई लोग? देखो, कोई भी साउंड अगर है ना, जैसे साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये साउंड हमें सेल्फ दोबारा सुनाई तब पड़ेगा जब हमारे बोलने और फिर दोबारा लौट के हमारे कान तक आने का टाइम इंटरवल जो है 1/10 सेकेंड या उससे ज्यादा हो। क्या हो आपका मतलब? जो दोबारा रिफ्लेक्टेड साउंड है ना, वो हमारे तक दोबारा लौट के जो पहुंचे, उसका टाइम इंटरवल आपका 1/10 सेकेंड और मोर होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपको अगर कोई भी साउंड हो या कोई, जैसे भी आपने वाइब्रेशन की बात किया था कि हमें अगर कोई भी चीज 10 सेकंड एक सेकंड में 10 बार से ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है प्रॉपर्ली। ऐसे ही अगर साउंड जो आपकी हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो अगर 0.1 सेकंड यानी 1/10 सेकंड से पहले लौट आई तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी बेटा। इसलिए इको कभी छोटे कमरों में नहीं होता है, जब भी होगा क्या, बड़े हॉल होने चाहिए। और जनरल वे में उन हॉल की जो लेंथ हम लोग लेते हैं ना, वो ग्रेटर देन 17 मीटर। अगर उसकी लंबाई, इसी हॉल की लंबाई अगर 17 मीटर से ज्यादा कर दिया जाए, कितना, 17 मीटर से अगर ज्यादा कर दिया जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में आपका जो साउंड होगा, ठीक, वो इको प्रोड्यूस होगा। अब इसीलिए आप देखते होंगे जो बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह होते हैं, उनकी वाल, अभी तो बहुत सारी ऐसे मैट्रिक्स वगैरह आती है जो वाल पे पेस्ट कर दी जाती है, उसकी वजह से साउंड रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। पहले के टाइम पे जो सिनेमा हॉल वगैरह या ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह होते थे, उनकी वाल को पोरस बनाया जाता था। कैसा? पोरस, होल उसमें कर दिया जाता था, जिससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही ना, वो फिर रिफ्लेक्ट बैक ना हो। ठीक, आज के डेट में बहुत सारे एब्जॉर्बिंग मटेरियल आती हैं जो ऊपर से क्या करती है, लेयर पेस्ट कर दी जाती है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स वगैरह आते हैं जो लगा दिए जाते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए फिर आपको वो क्या, इको सुनाई नहीं पड़ता है। तो इको को अवॉइड करने के लिए, सुनने के लिए मिनिमम जो होना चाहिए लेंथ कितनी, 17 मीटर। रीजन क्या है, जनरल में साउंड की जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। ठीक, अब आपको 0.1 सेकेंड में के बाद अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको सुनाई पड़ता, तो यानी कि 0.1 सेकेंड में जो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल होगा टोटल, तो 340 इंटू 0.1 यानी कि आ गया कितना, 34 मीटर। लेकिन ये 34 मीटर वन साइड का डिस्टेंस नहीं है भाई, हमने बोला ना आवाज कहाँ गई, वाल तक, वाल से लौट के आई, यानी जाने और आने दोनों का टाइम 0.1 सेकेंड था। तो ये टोटल जाने की डिस्टेंस प्लस आने की डिस्टेंस है, तो वन साइड से जो डिस्टेंस आपका डी डैश होगा वो 34 अपान कितना, 2, यानी कि 17 मीटर आर ग्रेटर। 17 है तो एग्जैक्टली आएगा उसी स्टैंड पे, और उससे ज्यादा है तो क्लियर, जितना डिस्टेंस क्या लंबा होगा उतनी क्लियरिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक, तो मिनिमम 17 मीटर और मोर देन, जनरली हम बोलते हैं मोर देन 17 मीटर का डिस्टेंस है जहां रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो उस केस में आपको आपका साउंड की इको सुनाई पड़ेगी। अगर उससे कम है तो फिर आपको इको सुनाई नहीं पड़ती। क्या कह रहे हो, ये कहाँ 17 मीटर है जी, ये तो 17, क्या यहाँ से वहां तक 20 फीट 25 फीट होंगे ज्यादा ज्यादा, 17 51, 51 से प्लस 54 मीटर फीट होना चाहिए। ये तो 25 फीट का 25 या 10 20 30 फीट होगा मान लो, नहीं 25 से ज्यादा, 25 से कम नहीं होगा, 25 से 30 फीट है। ठीक, तो ये मान लो 30 फीट है। ठीक है, बुराई थोड़ी है, मिस्त्री मिस्त्री नहीं होता घर कैसे बनता है आप, हाँ, तुम भी भाई अल्टरनेट बनने जा रहे हो भाई, बनोगे किसी चीज का क्या, अरे भाई वो दूसरा मिस्त्री है, तुम दूसरे बनोगे, ठीक, बनने तो वही जा रहे हो ना, हाँ हाँ, ठीक। चल देखो बेटा, तो इस केस में क्या होता है, यहां से हम दिखा ले, तो लिख लीजिए इको, क्वेश्चन पूछा गया है ECHO, इको, जल्दी करो बेटा। बोले
देखो एन इको इज सिंपली, साधारणतया सिंपली द रिपीटिशन ऑफ ओन वायस, WOWN ओन, अपना ओन वायस caused by reflection at a distant surface हो गया, किसी डिस्टेंट सरफेस से जो हमारा क्या हो रहा है, हम लोग लौट के क्या कर रहे हैं, अगर वो साउंड आपको सुनाई पड़ता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, ठीक है, उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा इको। क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ जो हियरिंग आपकी होती है वो 0.1 सेकेंड होता है। क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ क्या हियरिंग जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है बेटा वो 0.1 सेकेंड होता है। यानी कि 0.1 सेकेंड के ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरवल पे अगर कोई चीज साउंड दोबारा आपकी है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, आप सुन पा रहे हो, अगर बोलने की स्पीड इतना कर दें कि उसका टाइम इंटरवल दो वर्ड के बीच का 0.1 सेकेंड से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप क्लियरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी आप देखो म्यूजिक वगैरह चलाते, थोड़ा सा अगर उसको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए खूब तेजी से, तो कंडीशन क्या होगी, आवाज तो आएगी लेकिन वो क्या बोल रहा है वो क्लियर आपका नहीं सुनाई पड़ता। यानी कि आपको जो परसिस्टेंट आप जैसे वहां विजन कहते थे, वैसे यहाँ पे परसिस्टेंट आप हियरिंग बोलते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी आपका क्या वॉइस आपको 0.1 सेकेंड तक आपको क्या हो रहा है, ईयर पे स्टे करता है, उससे बीच में अगर कोई दूसरा आएगा तो क्लियरली फिर सुनाई नहीं पड़ेगा। यानी कि उसको दोबारा सुनने के लिए हमें टाइम इंटरवल उससे ज्यादा होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब मान लो हम यहाँ पे बोल रहे बेटा वॉल की डिस्टेंस यहाँ से मान लो 25 या 30 फीट है, ठीक, तो 30 फीट से रिटर्न हुआ तो 30 फीट ही है ना डिस्टेंस है टोटल, तो उस कंडीशन में क्या हो रही है, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्ली इको आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर्ली आपको इको सुनाई नहीं पड़ रहा। बट अगर डिस्टेंसेस की वैल्यू 70 मीटर से ज्यादा होती, ठीक, 70 मीटर से क्या होती, वन साइड 70 मीटर बोल रहे हैं, मतलब जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसके बीच का सेपरेशन 70 मीटर से मोर होना चाहिए, तब जाके हमें क्लियरली क्या करेगा, सुनाई पड़ता है, ठीक। तो उस केस में इको आपको फिर सुनाई पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप दिखाना चाहते हो बेटा, मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ले लिया और आपको यहां से खड़ा कर दिया गया, अब यहां से साउंड आपने प्रोड्यूस किया, क्या किया बेटा, साउंड प्रोड्यूस किया। जो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक, अगर वो किधर की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, और रिफ्लेक्ट होके फिर आपको क्या हो रहा है, ठीक, वो सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब अगर सुन ले रहे हैं आप उस रिफ्लेक्टेड साउंड को, तब उस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज 70 मीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो हमने एक स्पीकर लगा दिया, आप ऑब्जर्वर हो, यहाँ पे एक स्पीकर हमने लगा दिया, अब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, आपको साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये साउंड जाएगा यहाँ से यहाँ पे और इससे रिफ्लेक्ट होके क्या करेगा, वापस आ रहा है। तो अगर यहाँ से जाने और आने, ठीक भाई, यहाँ एक तो साउंड हमें डायरेक्ट यहाँ से सुनाई पड़ेगा जब आवाज होगी, जैसे हम बोल रहे हैं, एक साउंड हमारी आपको डायरेक्ट मिल रही है, दूसरी साउंड इन वॉल से टकराने के बाद आ रही है। लेकिन अगर ये जो डायरेक्ट साउंड मिल रहा है और जो वॉल से टकराने के बाद आ रहा है, इनके बीच का अगर सेपरेशन टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से ज्यादा होता तो रिफ्लेक्टेड वाला आपको क्या होता है, फिर से अलग दोबारा सुनाई पड़ता। बट जो साउंड हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, और जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है आपको फिर से दोबारा, वो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.1 सेकंड से कम है, इसलिए वो सेपरेटली हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ और ये रिफ्लेक्ट होके, ये साउंड गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इसे ऑब्जर्वर को आपको सुनाई पड़ रहा है, तो अगर एक साइड से दूरी आपका डी है बेटा, तो डी डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, तो टाइम टेकन जो होगा, टोटल टाइम टी होगा T1 प्लस T2, यानी कि D अपान V1 प्लस D अपान कितना, ये V लिख लो, D अपान V, तो D अपान V प्लस D अपान V, यानी 2D अपान कितना, V है, 2D अपान V की वैल्यू T, और टाइम ऑफ परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड होता है, और जनरली में साउंड की जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं बेटा वो 340 नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं, 0 डिग्री 332 ले लेते हैं, ठीक।
तो उस केस में यहाँ पे जब रखोगे टाइम ऑफ परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड यानी 2d अपान 300 कितना 40, तो 2d की वैल्यू जो आ गया बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 मीटर आ गया। तो d की वैल्यू आप निकालेंगे 34 अपान कितना 2, ये 17 मीटर आया। यानी कि सुनने के लिए ऐसे लिख लो बेटा, बल्कि सुनने के लिए जो वैल्यू चाहिए हमें टाइम टेकन होना चाहिए ये कितने से 0.1 सेकेंड से आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो यानी कि डी की जो वैल्यू होना चाहिए वो मोर देन 17 मीटर अगर आपका है, ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे, जो साउंड रिफ्लेक्टेड होगा उसे क्लियरली आप डिटेक्ट कर पाते हो, और अगर आपका उससे कम टाइम में वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो लिखिएगा ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए। क्या लिखा था बेटा, आगे लिख लीजिए, फार ऑब्जर्विंग, पहाड़ वही कंडीशन वहां भी पहाड़ की भी होती है यार। जैसे आप चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो तेजी से, मतलब साउंड प्रॉपर्ली होना चाहिए, लाउडली। वो गया आपको हिल से टकराया, टकराने के बाद लौट के आया, फिर आप तक आया, अगर उस बीच का टाइम इंटरवल जो है वो 0.1 सेकंड से ज्यादा है तो आपको फिर आपका इको सुनाई पड़ेगा, नहीं उससे कम है तो सुनाई नहीं पड़ेगा। उसके लिए बंद होना नहीं जरूरी है, बंद कमरे हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ, कोई सरफेस ऐसा होना चाहिए जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से साउंड वापस आए, ठीक। बड़ा हाल कुछ भी ले लीजिए, अरे बहुत बड़ा वाला, हाँ, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, उसके बेस पर आप दिखा देते हैं। हो गया, क्या लिखा बेटा, फार ऑब्जर्विंग, देखिए फार ऑब्जर्विंग इको, फार ऑब्जर्विंग इको ऑफ ए रिफ्लेक्टेड साउंड, echo of a reflected sound, the minimum distance between किसके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सोच नहीं बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑब्जर्वर इज more than 17 meter, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर। और ये भी कंडीशन है, जो सोर्स है ना वो चाहे वो सेल्फ हो या तो उसके पैरेलली कोई हो। जैसे आप वहां से बोलोगे अब हमसे 70 मीटर में, तो नहीं आपको कुछ सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस तो वहां से घट गया ना। टोटल डिस्टेंस आने और जाने 17 इधर तो 17 इधर भी होना चाहिए, मतलब सेम पोजीशन पे सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों प्रेजेंट हों। या तो आज ऑब्जर्वर जो है वो खुद सोर्स से काम करे, जैसे हम बोल रहे हैं हमारी आवाज टकरा के वापस आ रही हो, ठीक, या साइड में कोई और सोर्स आपका रखा गया उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और हम उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो सेपरेशन आपका 70 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। क्या लिख लिया बेटा, ठीक, आगे लिखिएगा, नहीं पे लिख लो, ऐसे आप भी बना लो, दिखा दो, एक लाइन लिख लीजिए। जो टाइम आप क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, नीचे लिख लीजिए एक लाइन, ऐसे बना लो। यहाँ तक लिखने के बाद यही पहले यही लिख लेना, आप अलग से क्या लिखोगे, ये ऐसे बना लो और यहाँ से नोट कर लो। ये लिखिएगा, सिंस परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, of human beings, लिखिए दे यार इसको भी, being is 0.1 सेकेंड। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा बेटा, इसके बाद इसको रख के निकालिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी करो।
रिजिड इंड में लिखवाएगा सभी टाइम बदल जाता है, वेक्टर भी बदल जाता है, आधार आ जाता है। फ्री इंड में कुछ नहीं होगा। फ्री इंड में कोई चेंज, जैसे वो वेव जा रहा है वैसे टकरा के वापस हो जाता है। सभी जितना फुल है उसका आधा होगा। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 10 दीवार पे खड़ी है, दीवार में बात है, यहाँ से पैसे पकड़े बुला तो वहाँ तक तो जाएगा जो है ये इधर से वो फ्री में, मतलब चेन एक को लेकिन जब लौटना होगा तो उसका आधा होगा। अगर वो रिजिड नहीं, आधा होके नहीं, मतलब जो है जब वो टकराने के बाद लौटेगा तो उसका फेज जो होगा वो π/2 चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो क्रेस्ट बनना था वहां टॉर्ड बन जाएगा, जहाँ टॉर्ड बनना था वहां क्रेस्ट बन जाएगा, ये कह रहा है। चेंज मतलब आधा नहीं होगा, नहीं वो अमाउंट जैसे फेज पहले इतना ऊंचा बढ़ रहा है। नहीं फेज में कोई चेंजेस नहीं होती है, वो फेज में तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ में कोई चेंज, फेज बदल जाता है। मतलब जैसे मान टकराया, टकराने के बाद क्या होना था आपको, क्रेस्ट बनना था, तो रिजिड इंड ही बोले क्या? अरे महाराज वो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये टाइम डिफरेंस t/2 एंड पाथ डिफरेंस इज λ/2। नहीं बुझे? अरे भैया इनका थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे जब रिजिड एंड पे जाएगा ना तो बोला गया रिजिड एंड से टकराने के बाद जो उसकी फेज जैसे होगा ना, जैसे गया यहाँ पे मान लो क्रेस्ट है, क्रेस्ट के बाद क्या बनना चाहिए था, टॉर्ड बनना चाहिए था, टॉर्ड की जगह पे रिटर्निंग जब होगा तो फिर से क्रेस्ट बन जाएगा, जहाँ क्रेस्ट बनना था वहां टॉर्ड बनेगा, जहाँ टॉर्ड बनना था वहां क्रेस्ट बन जाएगा। उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। फ्री इंड में जितना था जैसे अगला जो बनना वैसा ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आधा है, देखो क्या लिखे हो लैंग्वेज, टाइम, यहाँ क्या टाइम चेंजेस, जैसे अगला था मान लो हमारा क्रेस्ट बनना था, उसके आधे के बाद फिर टॉर्ड बनता, तो जहां क्रेस्ट बनना था वहां टॉर्ड बन गया, तो इसका मतलब आधा वो क्या कर गया, चेंज कर गया ना, आधा टाइम t/2 टाइम चेंजेस होगा, जो t/2 के बाद वो कंडीशन बनती है वो उसी टाइम पे बन जा रही है। अगर टाइम कम हो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। टाइम कम नहीं हुआ, पहले उसमें चेंजेस हो गई यार, नहीं बुझा? जो चेंज मान लो आधा टाइम के बाद होता है वो चेंज अभी हो गया। जैसे कोई आप मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई लोग पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं उनको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, जो तेज पढ़ लेगा वो जल्दी होगा, कम समय तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। ठीक, बैठो, समझे? हो गया भाई? चलिए, तो ये केस आपका हो गया बेटा। इको की कहानी क्या होती है इसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिटेक्ट कर लेते हैं। समझ गया इको क्या होता है बेटा? नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कर लो, हेडिंग करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा, सुनो बेटा, बोला जाता है अगर मोर देन वन वेव का प्रोपगेशन, बात नहीं जी, समझाई जाए तो बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक? कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो और नहीं हो तो बंद रखो। हाँ देखो, बोला क्या जाता है बेटा, कोई भी किसी टाइम पे अगर वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, किसी स्टैंड पे अगर हम उसके एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन करते हैं, अगर मोर देन वन वेव किसी मीडियम में क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोपोगेट हो रहे हैं, किसी भी स्टैंड पे उसके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिटरमाइन करते हो तो उस कंडीशन में जो क्या रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी स्टैंड पे जो रिजल्टेंट क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिफरेंट वेव्स का उस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। ऐसा समझ लो डायग्राम से। जैसे सपोज दैट बेटा ये वेव जा रहा है, ये वेव का प्रोपोगेशन आपका हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो a1 है, ठीक? कितना है आपका a1 है। हमने दूसरा वेव ले लिया, इसका एम्पलीट्यूड मान लो a2 है। देखो दोनों सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में है या डिफरेंट फेजेज में है? सेम फेज में है, दोनों ही वर्जिन से स्टार्ट हो रहे बेटा, दोनों ही वर्जिन से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो इसका होता है दोनों के फेजेस कैसे हैं, सेम सेम है। अगर दोनों के फेजेस आपका सेम सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इन दोनों का सुपरपोजिशन हम लोग दिखाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेव होगा ना, ये दोनों के क्या हो जाएगा, सम के बराबर होगा। A1 प्लस कितना, A2 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो हमने इसको फर्स्ट वेव ले लिया और इसे सेकंड ले लिया, एक बना ले रहे हैं थर्ड, एक थर्ड हमने बना लिया, मान लो इसे हमने A3 ले लिया। अब A है A1 और फर्स्ट एंड सेकंड के, फर्स्ट एंड सेकंड वेव के सुपरपोजिशन से कंडीशन ये बन रहा है। अगर सेकंड और थर्ड का सुपरपोजिशन हम लोग दिखा दें, सेकंड और किसका, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड थर्ड किसी ले लो, सेकंड एंड थर्ड के बीच अगर सुपरपोजिशन दिखा दे तो देखो ये पॉजिटिव में है और ये कहाँ पे है, निगेटिव में। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तो नेट आपका 0 हो जाएगा। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ लग रहा है कि A2 वाला थोड़ा ज्यादा है, या A1 कर ले, A1 थोड़ा क्लियरली दिख रहा है। अगर हमने क्या कर लिया, हमने A1 कर लिया बेटा, तो A1 1 एंड 3 के बीच देखो 1 वाले का एम्पलीट्यूड इतना दिख रहा है और A3 वाले का एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों में एम्पलीट्यूड में क्या है, A1 ग्रेटर है, A3 लेसर है, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे ना, क्या निकालेंगे बेटा, रिजल्टेंट निकालोगे तो नेट A1 के डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड पहले की तुलना में क्या करेगा, घट जाएगा, और इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी A1 माइनस कितना। अगर दोनों सेम फेज में हैं तो उससे बनने वाला जो होगा उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। जैसे आपके कोई मित्र हैं, अगर आपके पढ़ने में मदद कर रहे हैं तो कैसे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, और घुमाने में मदद कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव है ना। दोनों टाइप के मिलते हैं, समाज में डिस्ट्रक्टिव ज्यादा, कंस्ट्रक्टिव कम। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है। ठीक, रिजल्टेंट वैल्यू दोनों के सम के बराबर है, क्योंकि सेम फेज में थे, तो कंडीशन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बेटा। और जब अपोजिट फेज में होंगे तो यहाँ पे दोनों के डिफरेंस के बराबर मिलेगा, इसे हम लोग टर्म देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू घट जाती है, इवन 0 भी हो सकता है। ठीक, और जब आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होंगे तो ऑलवेज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि वेव का अगर प्रोपोगेशन हो रहा है, उनके बीच अगर सुपरपोजिशन वो शो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव जिनके बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शो कर रहे हैं उनके सम के क्या होता है, कौन सा वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या जुड़ेगा, अपोजिट में होंगे तो घटेगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आई। तो ये कंडीशन होगा जब कंस्ट्रक्टिव का होगा, दूसरा कंडीशन होगा जब डिस्ट्रक्टिव का होगा। तो लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, देखिए, अच्छा चाहे पॉइंट वाइज कर लो चाहे वैसे लिख लीजिए, लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट at any time, displacement at any time due to number of waves, meeting simultaneously, due to number of waves meeting simultaneously at a point in a medium, at a point in a medium is the vector sum of individual displacement due to each wave at that point at the same time
एट द सेम टाइम, हो गया, एट द सेम टाइम। तो ये केस आपका होता है। ऐसे जनरल अगर आप बनाना चाहो नहीं, बना लो, चाहने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो आप क्या करिए, बना लीजिए। यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेकंड वेव के द्वारा, और ये फर्स्ट और थर्ड के द्वारा, ठीक। अब अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलेंगे, क्योंकि ये तो हमने एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा है बेटा, किसी पोजीशन पे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलेंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलेंगे तो y1 y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। अब रुक जाइए, हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही कर देते हैं। अगर इसे बेटा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेंगे, किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेंगे, तो अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे भी आपने लिया, इंस्टेंट एनी है, इसे ले लिया y1, इसे ले लिया y2 और इसे ले लिया y3, तो यहाँ पे होगा रिजल्टेंट y की जो वैल्यू होगी, y का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, वेक्टर कितना, y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम दो के बीच में दिखा रहे हैं, किसके बीच में दिखा रहे हैं, दो वेव के बीच में अगर आप दिखा रहे हो, तो उस केस में दो को कंसीडर करिएगा, दो से ज्यादा को एक ही बार लेंगे। जैसे यार तीनों को ले लिया जाए तो दो प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में करेंगे तो y1 प्लस कितना, y2, और यहाँ पे जब कर रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी ये y1 माइनस y3 हो जा रहा है। तो ये केस आपका होता है। यानी कि अगर आप सेम फेज में हैं तो जोड़िएगा, अपोजिट में है घटाइएगा, तीनों को साथ साथ ले लेंगे तो दो जुड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो भी दिखा दें, नो सर, तो यहां पे लेंगे फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड। अगर तीनों साथ में इंटरफियर कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट सेकेंड जुड़ेगा बेटा, थर्ड वाला घटेगा, तो नेट जो वैल्यू मिलेगी ये यहाँ पे मिलेगा, ये y। अब की बार y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 माइनस कितना, y3 हो जाएगा, ठीक। y1 प्लस y2 माइनस y3 के बराबर होगा। क्योंकि y1 y2 बड़े थे y3 से, इसलिए जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो y1 से थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक, और जो y1 प्लस y2 था उससे छोटा मिलेगा। दिखा दीजिए। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एक हाँ वही चीज है। जब हम जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आप कह लेंगे, और कहीं और पोजीशन पे है तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। जैसे जीवा और जीवा हमारे कहीं से काट देते हैं और बीच का रहता है उसको रेडियस डायमीटर। जीवा को जैसे क्या कहते हैं, जीवा ही कौन सा है वही कंफ्यूजन है। वो सब चाहे ना बोले तो चाहे ना जो भी को मिला है, अगर ऐसे सेंटर से ना सबसे बड़ी जीवा यार टर्मिनोलॉजी मुझे भी जीवा वाली नहीं याद आ रही है। जो पहले समझ गए, हाँ वो समझ रहे हैं। चलिए हो गया बेटा। अच्छा सर आर्क होता है, आर्क होता है नहीं, आर्क तो ये होता है, आर्क नहीं, वो कुछ और, ये कुछ किसी भी क्या, अगर स्फीयर है उससे दो पार्ट में डिफरेंट पोजीशन से बांट एक्सेप्ट डायमीटर का सेंटर, सेंटर के अलावा। हाँ ठीक, तो लिखिएगा आगे। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
पहला लिखना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। यहाँ पे बेटा इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी वेव को, उनका जो रिजल्टेंट आपका होता है ऐड करते वेव को, अगर उनके फेज डिफरेंस है, डिफरेंट फेज है, तब भी हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लिखिएगा इंटरफेरेंस हम ले एडिंग वेव्स दैट डिफर इन फेज, एडिंग वेव्स दैट डिफर इन फेज that differ in phase by superposition principle, adding wave that differ in phase by superposition principle। दूसरा लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। हाँ सेकंड है, इसी में सेकंड करिएगा। इंटरफेरेंस तो वेव हो गया अलग, अब उसका दूसरा एप्लीकेशन सुपरपोजिशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव का मतलब बेटा जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे A1 और A3 यानी फर्स्ट और थर्ड को सुपर इम्पोज कराया। अगर A1 और A3 जो दोनों लिया है आपने, उनके एम्पलीट्यूड कह लो या डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे सेम होता है। कैसा होता है आपका, सेम होता, तो उस कंडीशन में नेट आपके जो एम्पलीट्यूड आता है वो जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और जब नेट वैल्यू जीरो होती तो उसी को हम लोग स्टेशनरी वेव कह देते हैं। क्या बोलेंगे उसे, स्टेशनरी, यानी दो वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड वाले या इक्वल क्या डिस्प्लेसमेंट वाले अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव में, तो वहां से आपका स्टेशनरी वेव का जनरेशन आपका होता है। तो लिखा आपने फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, लिखना बेटा एडिंग वेव्स दैट डिफर इन डायरेक्शन, एडिंग वेव्स दैट डिफर इन डायरेक्शन में फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। साइन किनका नहीं हुआ बेटा, आप कहाँ छूट गए, पहले आए हुए हैं, वहां से उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्या लिखा बेटा, स्टेशनरी वेव बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। आगे लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ बीट, पहले खूब बीट पूछा जाता था, बीट्स BEATS, कितने लोग पढ़ा हैं बीट्स, कैसे फाइंड करते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ बीट्स वगैरह याद है, गायब हो गया। हाँ कैसे, कितने लोग बीट्स पढ़ा था, हाथ उठाओ, बीट्स कितने लोगों ने पढ़ा था। चलिए कुछ लोगों ने पढ़ा था, बाकी लोग उस टाइम तक स्कूल जाना बंद कर दिया या स्कूल ही बंद हो गया खत्म होने से पहले। अरे आप एक मित्र हैं, कभी आप में आते कभी वो मार देते हैं। अरे अटेंडेंस है यार, अब ऐसा अटेंडेंस लगा अगले पीरियड में गायब हो जाओ तो अटेंडेंस है। चलो बेटा, तो लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ बीट, देखो बीट का फॉर्मेशन तब होता है बेटा जब दो डिफरेंट वेव्स को हम लोग ऐड करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव होते हैं उन्हें ऐड करने पे, ठीक, जो आपका मिलेगा क्या डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसीज का, उसी को हम लोग कह लेते हैं बीट पर सेकेंड टर्म दिया जाता है। तो उस कंडीशन में डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्सेज गिव्स क्या, नंबर ऑफ बीट। पहले खूब क्वेश्चन पूछा जाता था इस पे, अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो लिखिएगा क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ बीट, लिखिए एडिंग वेव्स दैट डिफर इन फ्रीक्वेंसीज
दैट डिफर इन फ्रीक्वेंसीज। तो उसी के बेस पे हम लोग निकाल लेते हैं बेटा बीट क्या होगा, ठीक, कैसे डिटरमाइन करते हैं। और जो बीट होता है, नंबर ऑफ बीट इक्वल टू होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्सेज, मतलब N1 डिफरेंस N2, जो दो सोर्स हैं, जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनके वाइब्रेशन से बीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब नंबर ऑफ बीट निकालते हैं तो दोनों के फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। अभी आगे आएगा जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक। तो उस केस में वहाँ वाइब्रेशन के बेस पे निकाला जाता है बीट्स कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक। तो ये तो कंडीशन हो गया हमारा कैसा, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में बेटा आपका आता है क्या, सुपरपोजिशन का एक ऑप्शन हो गया इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जब साउंड वेव की हम लोग स्टडी करते हैं तो उस पर न्यूमेरिकल बनता है, तो हेडिंग करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। टाइम बता देना बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स समझाने भर का है कि लिखाने भर का है, हो गया, मतलब जब पूछते तो मैं यही बोलता हो गया, घड़ी लगाया है कि ऐसे बोल देता है, इसीलिए पढ़ते नहीं ना, मोबाइल खाली देखते हैं। यही तो सबसे खतरनाक है, या तो पढ़ ही लो या तो देख ही लो, ठीक। हाँ चलिए देखिए, किताब कितना खरीदे हो, पढ़ते कैटू हो, आंख दिमाग बंद करके, हाँ चलो देखो बेटा समझ लीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। अगर दो साउंड सोर्सेज है बेटा, वो दोनों आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दो साउंड सोर्सेज है, ठीक, वो क्या हो रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, और दोनों क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में नेट हमें निकालना होता है। एक तो पूछा जाता है बेटा नेट इंटेंसिटी क्या होगी, वाइब्रेशन की नेट रिजल्टेंट क्या मिलेगी, इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक, उनका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, उनके बेस पे हम लोग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को रिलेट करते हैं बेटा, और उसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। तो उसी को टर्म दिया जाता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या वेव्स। जैसे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और सोर्स है वहां से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी मैच कर रही हैं तो दोनों वेव आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और जब इंटरफेयर करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आपकी होगी, ठीक है, वो आपको दोनों के वेक्टर सम पे क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब निकालने के लिए जो इंटेंसिटी किसी वेव की होती है बेटा, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो उस केस में वहां से पहले इंडिविजुअली हम लोग निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। अगर दो है उनके बीच का मान लो फेज की वैल्यू 5 है, तो रिजल्टेंट जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो I1 I की रिजल्टेंट वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट क्या, यानी कि रूट I1 I2 इंटू cos फाई के बराबर हो जाता है। तो वो चीज़ है, कैसे काउंट करेंगे, क्या होगा वैल्यू, अब कल थोड़ा पढ़ के आइए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरेटिकल भी आपका बनता है, ठीक। हाँ हाँ नहीं, इंटेंसिटी हमें फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक, और इंटेंसिटी के वेरिएशन के बेस पर रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा। तब वहाँ पे इंटरफेरेंस प्रॉपर नहीं होगा। जैसे आप गाना बजाते हैं ना, ठीक, मान लो दो चार लोग जो मिक्स कॉमन सिंगिंग होती है, तो पता है कुछ और बोल रहा कोई और बोल रहा, तो मैच करेगा क्या, तो उसके इसमें ट्यूनिंग क्या मिल रही है, सबकी मैच करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप क्या गिटार वगैरह बजाओ, पता लगा एक धागे कितना दबा दिया एक उधर, तो फिर वो प्रॉपर साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी पड़ती है, मैच करनी पड़ती है, तभी आपका प्रॉपर इंटरफेरेंस होगा, ठीक। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल